करमदाद, तुम क्या मशवरा देते हो? इस सूरत हाल में हमें किस किस्म का असलहा साथ लेकर जाना होगा? मैंने कहा, कमांडर, इसका फैसला तो गन पोजीशन और वहाँ की सिक्योरिटी और हालात को देखकर ही किया जा सकता है। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम दोनों रात के अंधेरे में गन पोजीशन का दुरुस्त अंदाजा लगा सकोगे? मैंने कहा, मैं आर्मी का आदमी हूँ, तोपों के डिप्लॉयमेंट सिस्टम की शनाख्त कर सकता हूँ, लेकिन हमें रात के वक्त इस मुहिम पर जाते हुए हथियारों की जरूरत होगी। शेर खान बोला, जो असलहा हमें यहाँ मयसर है वो हम आप लोगों को दे देंगे। तुमने कहा था कि तुम्हें ऑटोमेटिक पिस्टल की जरूरत होगी। मैंने कहा, हाँ, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल जिन पर साइलेंसर्स की नालियां लगी हों और एक कमांडो चाकू काफी रहेंगे, क्योंकि हम देखभाल और रेकी मुहिम पर जा रहे हैं। गन पोस्ट उड़ाने के लिए किस किस्म के असलहे की जरूरत होगी, ये गन पोजीशन देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कमांडो खालिद ने कहा, मेरा ख्याल है रात के वक्त आप लोगों को साधुओं के भेष में जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कमांडो लिबास में जाएंगे। मुजाहिद कासिम बोला, हाँ, कमांडो लिबास की स्याह पतलून और जैकेट हमें अंधेरे में छुपाए रखेगी, जैनी साधुओं वाला लिबास दूर से नजर आ सकता है। खालिद ने कहा, तो फिर तैयारियां शुरू कर दो। हारून बोला, पहले कुछ खा पी लो, तुम किस वक्त यहाँ से निकलना चाहते हो? मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आधी रात के बाद यहाँ से निकलें। वो वक्त नींद के गलबे का होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स किसी हद तक गाफिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जंगी सूरत हाल नहीं है, अभी हालात नॉर्मल हैं। शेर खान उठते हुए बोला, मैं खाने का बंदोबस्त भी करता हूँ और हथियारों का भी इंतजाम करता हूँ। शेर खान मकान से बाहर चला गया। मैं, हारून, खालिद और कासिम सर जोड़कर बैठ गए और रात की सुराग रसानी मुहिम के बारे में बातें करने लगे। कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, तुम लोगों को वहाँ कोई मुश्तबा शख्स तो नहीं मिला? कमांडो कासिम ने कहा, कोई नहीं, एक औरत मिली थी, 2-3 आदमी मिले थे और हाँ, याद आ गया। हैरानी की बात है कि हमने अभी तक ये नहीं बताया था कि जब हम खाई वाली तोपों की पोजीशन से वापस आ रहे थे तो हमारा 2 इंडियन सिपाहियों से आमना सामना हो गया था। ये वाकया न मुझे याद रहा था, न कासिम को ही उसका ख्याल आया था। दरअसल वहाँ दूसरी अहम बातों पर इतनी जल्दी बहस होने लगी थी कि ये वाकया जहन से निकल गया। जब हमने उसका जिक्र किया तो कमांडो खालिद ने कहा, अब तुम्हें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, तुम्हें रात को उस तरफ से नहीं जाना होगा। फिर उसने कासिम से पूछा, कासिम, क्या पहाड़ी पर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मेरा मतलब है कोई ऐसा रास्ता जो तोपों वाले बंकर से हटकर हो। कासिम बोला, कमांडर, दूसरा रास्ता समंदर की तरफ से है, जहाँ मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी ज्यादा सख्त होगी और मशीन गन्नों के खुफिया मोर्चे भी हो सकते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं और कमांडो करमदाद तोपों से काफी दूर होकर पहाड़ी पर जाएंगे। मैं इन पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और दिन के वक्त भी उन्हें अच्छी तरह देख चुका हूँ। खालिद ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम समझे हो तो ठीक है। शेर खान 1 घंटे बाद आया। वो थैले में हमारे लिए खाना भी लाया था और हथियार भी लाया था। मैंने ऑटोमेटिक पिस्टल को चेक किया, 12 राउंड के पिस्तौल थे। साइलेंसर की नाली को खोलकर दोबारा फिट किया। फालतू मैगजीन के 4 पैक भी थे। मैंने कहा, फालतू मैगजीन की हमें शायद जरूरत न पड़े, ये पैक यहीं रहने दो। 12 राउंड मेरे पिस्तौल के और 12 राउंड कासिम के पिस्तौल के बहुत काफी होंगे। इसके अलावा हमारे पास कमांडो चाकू भी होंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि कमांडो चाकू से काम लिया जाए। पिस्तौल का फायर वहाँ होगा जहाँ जरूरी होगा। कमांडो खालिद मेरी बात को बड़े गौर से सुन रहा था। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो उसने कहा, क्या ख्याल है करमदाद, तुम्हारे साथ हारून ना चला जाए? मैंने कहा, कमांडर, मैं समझता हूँ कि ये हमारा कमांडो ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ रेकी मिशन है और इस वक्त सिर्फ मैं और कासिम ही 2 ऐसे कमांडो हैं जो इलाके की पहाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हारून के लिए इलाका अजनबी होगा, इसलिए अभी हम दोनों ही काफी हैं। हाँ, कमांडो ऑपरेशन के वक्त वो भी हमारे साथ होगा और आप भी हमारे साथ होंगे। हारून बोला, करमदाद ठीक कहता है कमांडर, अभी इन दोनों को ही जाना चाहिए। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। उसके बाद हम खाना खाने लगे। इस दौरान शेर खान ने चाय तैयार कर ली थी। खाना खाने के बाद चाय का दौर शुरू हो गया। हम चाय भी पीते रहे और बातें भी करते रहे। रात गुजरती चली गई। फिर रात के 12 बज गए। तब कमांडो खालिद ने कहा, तुम लोग तैयार हो जाओ, वक्त हो गया है। हमने मुंह हाथ धोया, माथे पर लगे जैन मत के सफेद निशानों को अच्छी तरह से साफ किया, वुजू करके 2 नफल अदा किए, अल्लाह के हुजूर मुहिम की कामयाबी की दुआ मांगी और स्याह पतलून और स्याह जैकेटें पहन ली। कमांडो चाकू हमने पतलून की जेबों में रख लिए और पिस्तौल जैकेट की जेबों में इस तरह रख लिए कि वक्त पड़ने पर उन्हें बड़ी आसानी से निकाला जा सकता था। हमने चप्पलें उतार कर रबड़ के नस्वारी रंग के जॉगर शूज पहन लिए थे। मैंने और कमांडो कासिम ने अपनी अपनी घड़ियों पर वक्त मिलाया। रात के ठीक 12:10 पर
हम शेर खान के मकान से निकलकर अपनी टारगेट की तरफ रवाना हो गए। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर मैं सांप के रूप में होता तो इस अंधेरे में बखूबी देख सकता था। फिर ख्याल आया कि कहीं मैं सांप की शक्ल न इख्तियार कर लूं। इस वक्त इस अमर की जरूरत थी कि इंसानी शक्ल में ही रहूं, क्योंकि बड़ी लेजर गन पोजीशन की एक एक तफसील को देखना और अजबर करना था। सांप के रूप की जरूरत कमांडो मिशन पर जाते हुए पड़ सकती थी, लेकिन मेरे जिस्म की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी और लगता था कि अब मैं काफी अरसे तक इंसानी शक्ल में ही रहूंगा। मुझे नागिन दुर्गा का ख्याल आने लगा। उसे मेरी अशद जरूरत थी, मगर मैं उससे दूर था। खुदा जाने वो सांप की शक्ल में कहाँ छुपी हुई होगी। वापस लक्ष्मणपुर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। मैं उससे भोपाल शहर के निवाह में भेरू जी के मंदिर के पास जुदा हुआ था। वहां से लक्ष्मणपुर कई दिनों का सफर था। हो सकता है वो भेरू जी के मंदिर में ही किसी जगह मेरे इंतजार में छुप कर बैठ गई हो। उसे मेरी बू भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं उससे काफी दूर था। सांप दूसरे सांप की बू इतनी दूर से सूंघ लेता है, मगर इंसान की बू हजारों मील से महसूस नहीं कर सकता। मैं यही सोचता हुआ मुजाहिद कासिम के साथ अंधेरे में चला जा रहा था। हम अंधेरे में बहुत देखभाल कर चल रहे थे। मुजाहिद कासिम उसी रास्ते से मुझे ले जा रहा था जिस रास्ते से हम दिन के वक्त गए थे। 1 घंटे तक हम चलते रहे। आसमान बादलों से खाली था। सितारे चमक रहे थे। सितारों की धीमी सी रोशनी आसमान पर मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। फिर मुझे द्वारका की साहिली पहाड़ियां नीम रोशन आसमान के पस मंजर में दिखाई देने लगी। हमारा रुख भी उसी तरफ था। हमें पहाड़ियों के दामन में पहुंचते पहुंचते मजीद 1 घंटा लग गया था। हमारी निगाहें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी। इलाका भी मेरा जाना पहचाना था। एक जगह से जमीन बुलंद हो रही थी। दाएं जाने पत्थरों के दरमियान समुद्री लहरों का छोड़ा हुआ पानी भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। यहाँ पहुंचकर मुजाहिद कासिम रुक गया। अंधेरे में उसकी आंखें इलाके का जायजा ले रही थीं। उसने आहिस्ता से कहा, सामने वाले टीले का रास्ता खाई में लगी हुई तोपों की तरफ जाता है। हमें यहाँ से दाएं जानिब चलना होगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम अपने हिसाब से ठीक रास्ते पर चल रहे हो ना? वो बोला, इंशाअल्लाह। ये कहकर कासिम दाएं तरफ मुड़ गया। ये पहाड़ियों के दामन का इलाका था। हम छोटे बड़े पत्थरों और चट्टानों में से गुजर रहे थे। अंधेरे में हम देर तक चलते रहे। कासिम एक जगह टीले की चढ़ाई पर आकर बैठ गया। उसने मुझे भी अपने पास बिठा लिया और सरगोशी में कहने लगा, थोड़ी सी चढ़ाई के बाद गन पोस्ट वाली पहाड़ी शुरू हो जाएगी। अब हमें बड़ी एहतियात करनी होगी। हमें खांसी आए तो उसे रोकना होगा, छींक आए तो उसे भी दबाना होगा। हम इंतहाई जरूरत के वक्त सिर्फ सरगोशी में बात करेंगे, ओके? मैंने जवाब दिया, ओके। मुजाहिद कासिम ने आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी और चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। चढ़ाई सीधी नहीं थी, फिर भी हमें झुक कर चलना पड़ रहा था। मुजाहिद कासिम एक बार फिर रुक गया और मेरे कान में कहने लगा, पाँव इस तरह रखना कि कोई पत्थर नीचे न लुढ़क जाए। पत्थरों पर चलने की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। मैंने उसके कान में कहा, फिक्र नहीं। हम संभल संभल कर दबा दबा कर पाँव रखते टीले की चढ़ाई चढ़ गए। हमारे सामने एक प्याले की तरह का छोटा सा नशीब था। हम वहीं टीले के किनारे बैठ गए। कासिम की निगाहें सामने वाली पहाड़ी पर जमी हुई थी। उसने सरगोशी में कहा, यह सामने वाली पहाड़ी हमारा टारगेट है। पिस्तौल तैयार रखो, लेकिन हाथ में चाकू पकड़ो। हमने जैकेटों की जेबों में से अपने अपने पिस्तौल निकालकर अपने हिसाब से उन्हें बगैर आवाज पैदा किए चेक किया। उन्हें वापस जेबों में रखा और कमांडो चाकू खोलकर अपने हाथों में पकड़ लिए। मुजाहिद कासिम ने मेरे कान के पास आकर कहा, तुम मेरी बाएं जानिब 5 कदम का फासला रखकर साथ साथ चलोगे। तुम ट्रेंड आर्मी कमांडो हो, तुम्हें मालूम है कि कैसे चलना होगा। ये समझ लो कि हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। हमने अपने दरमियान में 6 कदम का फासला डाल लिया और नशेब में उतरकर अंधेरे और रात के सन्नाटे में चौकन्ने होकर झुक कर चलने लगे। पहाड़ी की ढलान पर हम न ऊपर चढ़ रहे थे न नीचे उतर रहे थे। हम पहलू की तरफ से होकर सीधे चल रहे थे। ये रास्ता कासिम का जाना पहचाना लगता था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें सितारों की रोशनी में फैला हुआ बहीरा अरब का समंदर नजर आने लगा। हम पहाड़ों की समंदर वाली साइड पर आ गए थे। यहाँ से कासिम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं उसके पहलू में 5-6 कदम के फासले पर था और हम इस तरह ऊपर चढ़ रहे थे जिस तरह कभी मैं सांप की तरह रींग कर चढ़ाई चढ़ा करता था। यहाँ ऊपर को उठी हुई छोटी छोटी चट्टानें, पत्थर और नशेब थे। एक जगह कासिम रींगते हुए रुक गया। मैं भी रुक गया। उसने बाजू के खास इशारे से एक चट्टान मुझे दिखाई और खास इशारे का सिग्नल दिया। मैं पीछे होकर रिंगता हुआ उसकी दाएं जानिब आ गया। 10 कदम के फासले पर एक ऊंची जगह थी। मुजाहिद कासिम ने मेरे कान के करीब मुंह लाकर सरगोशी की, ये मशीन गन पोस्ट है, इसको जहन में याद रखना। हम भी आगे गए तो वहाँ भी दाएं बाएं हमें 2 उसी तरह की मशीन गन पोस्टें नजर आईं। हम कीड़े मकोड़ों की तरह दम साधे रिंगते हुए उनके दरमियान से गुजर गए। मुझे सिर्फ एक ही डर था
था कि कहीं जहां इंडियन आर्मी ने बारूदी सुरंगें न बिछाई हुई हों। उन्हें ऐसा करना चाहिए था, मगर शायद उन्होंने इस ख्याल से ऐसा नहीं किया था कि वहां तक साहिली तोपों की वजह से कोई जंगी जहाज अपनी इन्फेंट्री लेकर नहीं पहुंच सकता था। हम जख्मी सांप की तरह सांस रोक के मशीन गन पोस्ट की 3 फुट ऊंची दीवार के बिल्कुल करीब से होकर निकल गए। ये बड़ी खतरनाक घड़ी थी, जरा सी आहट पर हम पर कयामत टूट सकती थी। मशीन गन पोस्ट की दीवार के बिल्कुल साथ लगकर रेंगते हुए मुझे पोस्ट के अंदर से सिगरेट के धुएं की बू भी आ रही थी। हम रेंगते हुए आगे निकल गए। कासिम बिल्कुल जिगजैग सा बनाता हुआ मुझे आगे ले जा रहा था। हम पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अभी तक हम इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स की निगाहों से बचे हुए थे कि एक तो रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी, दूसरे पहाड़ी ढलान पर पत्थरों की आड़ें और गहराइयां बहुत थी, झाड़ियां कहीं कहीं ही थी। कासिम एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया, मैं भी उसके पास दुबक कर बैठ गया। उसने मेरे कांधे पर हाथ रख कर ऊपर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा, वहां एक शगाफ में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने मेरे कान में सरगोशी की, यहाँ लेजर गन नस्ब है, यही हमारा टारगेट है। मैंने उसके कान में सरगोशी की। इस पोस्ट के गश्ती संतरी जरूर होंगे, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मुजाहिद कासिम इस बात को ज्यादा न समझ सका। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में सरगोशियां करके समझाया कि दिफाई मोर्चों की गन पोस्टों पर रात को सिपाही 2-2, 3-3 की टोलियों में पेट्रोल करते हैं। इनको गश्ती पेट्रोल कहा जाता है। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि हमें अपने दाएं जानिब किसी के हल्के से कहकहे की आवाज आई। मैंने मुजाहिद कासिम के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहीं नीचे किया और खुद भी जमीन के साथ औंधा होकर लग गया। मेरी नजरें अपनी दाएं जानिब लगी हुई थीं, जिधर पहाड़ी ढलान पर सितारों की धुंधली रोशनी में 2 आदमी चले आ रहे थे। वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैं परेशान हुआ। मैंने कासिम के कान में सिर्फ इतनी सरगोशी की, इन पर हमला मत करना। मुझे डर था कि जोश में आकर कासिम उन पर इस ख्याल से चाकू से हमला न कर दे कि एक को वो संभाल लेगा और दूसरे को मैं हलाक कर दूंगा। बाद में कासिम ने मुझे बताया कि अगर तुम मुझे मना न करते तो मैंने यही तय कर लिया था कि एक फौजी को मैं दबोच कर हलाक कर दूंगा और दूसरे को तुम जहन्नम रसीद करोगे। जब दोनों फौजी करीब आए तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। ये दोनों इंडियन सिपाही थे जो रात के वक्त गश्ती ड्यूटी पर थे। उस वक्त किसी भी भारतीय फौजी को हलाक करने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि हम सुराग रसानी के मिशन पर थे, कमांडो ऑपरेशन के लिए नहीं आए थे। अगर गश्ती संतरियों में से किसी एक को या दोनों को भी हलाक कर देते तो हमें तो कोई फायदा न पहुंचना था, मगर उनकी लाशें मिलने पर पोस्ट की गार्ड अलर्ट हो जाती और सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी जाती और हमारा कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम हो जाता। दोनों संतरी एक दूसरे से दबी आवाज में बातें करते हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजर गए। ऊपर से मुराद ये है कि जिस पत्थर की आड़ में हम छुपे हुए थे वो उसके बिल्कुल करीब से गुजर गए। वहां ढलान पर छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। जब हम दूर चले गए तो मैंने मुजाहिद कासिम के कान में कहा, ये संतरी वापस भी आएंगे, हमें इनसे खबरदार रहना होगा। कासिम ऊपर पहाड़ी के शगाफ को देख रहा था जहाँ रोशनी थी। कहने लगा, हमें यहाँ से दूसरी तरफ रेंग कर ऊपर जाना है। लेजर गन को देख कर निशानदही जरूरी है। मैं भी ऊपर देख रहा था। मैंने सरगोशी में पूछा, दूसरी तरफ मशीन गन के मोर्चे जरूर होंगे? उसने सरगोशी में जवाब दिया, हम चौकस होकर जाएंगे। लेजर गन की निशानदही जरूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़कर आ जाओ। हम अपनी दाएं जानिब पहाड़ी ढलान के मुतवाजी रेंगने लगे। अभी तक हम सिर्फ इसलिए बचे हुए थे कि ये जगह पाकिस्तान से बहुत दूर थी और समंदर में इंडियन नेवी के जंगी जहाज भी मौजूद थे और आज तक वहां कमांडो ऑपरेशन की कोई वारदात भी नहीं हुई थी। इस वजह से वहां इतनी सख्त और गुंजान सिक्योरिटी नहीं थी। इंडियन नेवी और आर्मी ने बड़ी गन पोस्ट के आसपास सिक्योरिटी की खातिर चंद एक मशीन गन पोस्टें ही काफी समझी थी। इनके अलावा नीचे ट्रेंच या खाई में नस्ब तोपें और चोटी पर तैयारा शिकन गन्ने भी दिफाई मकासद के लिए काफी थी। मुजाहिद, कासिम और मैं ऊपर को हो गए। हम पहाड़ी ढलान के साथ पेट के बल चिमटे जमीन से निकले पत्थरों और झाड़ियों की सूखी जड़ों को पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे थे। यहाँ मुझे पहली बार सितारों भरे आसमान के पस मंजर में रेडार का एरियल दिखाई दिया। कासिम मेरे आगे था। वो 15-20 गज रेंगता और फिर जरा दाएं जानिब को हो जाता। उसी तरह रेंगते हुए हम एक हमवार जगह पर आकर औंधे लेट गए। यहाँ से हमें शगाफ का रोशन दहाना साफ नजर आ रहा था। गहरी खामोशी थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। किसी वक्त दूर नीचे समंदरी लहरों के साहिली पत्थरों से टकराने का हल्का हल्का शोर सुनाई दे जाता। कासिम ने मेरा कंधा खास अंदाज में दबाया। ये इशारा था कि वो दाएं जानिब से और मैं बाएं जानिब
जैसे ऊपर जाएंगे। हमने वैसा ही किया। चढ़ाई खतरनाक नहीं थी, जगह बड़ी खतरनाक थी। किसी भी वक्त हम पर किसी मशीन गन पोस्ट से गोलियों की बौछार आ सकती थी। जरा सी आहट पर रोशनी का गोला फायर हो सकता था और वहां दिन की तरह रोशनी फैल सकती थी और दुश्मन हमें देखकर वहीं भून सकता था। मेरे आसाब तने हुए थे। मैं बाएं जानिब ऊपर की तरफ रेंग रहा था। हम टारगेट के सर पर पहुंच गए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुश्मन के मोर्चे के अंदर आ गए थे। पहाड़ी शगाफ के धाने की रोशनी करीब हो रही थी। हम चूंकि समंदर की जानिब से चढ़ाई चढ़ रहे थे, इसलिए अभी तक महफूज थे, क्योंकि उस तरफ सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी और सिर्फ 3-4 मशीन गन मोर्चे ही थे जिसके तोपची शायद सो गए थे। अगर जाग रहे होते तो हम उनके मोर्चों के करीब से इस कदर मोहतात होकर गुजरे थे कि उन्हें हमारी हल्की सी आहट तक भी नहीं आई थी। यकीन करें, जब मैं शगाफ के बिल्कुल करीब आ गया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ और दहशत की वजह से मैं लाख कहूं कि मैं बड़ा बहादुर था, मैं बड़ा तरबियत याफ्ता कमांडो था, लेकिन हकीकत यह है कि इस खतरनाक तबाहकुन लेजर गन की कलाबंदी के धाने पर पहुंचकर एक बार मैं भी खौफजदा हो गया था। मैं चूंकि आर्मी का साबिक कमांडो था, लेकिन ये खौफ एक लम्हे के लिए इसलिए भी तारी हो गया था कि मुझे फौज को छोड़े हुए कई साल हो गए थे और फौजी जिंदगी की मुझे आदत नहीं रही थी। इसके बावजूद मैंने दूसरे ही लम्हे अपने आप पर काबू पा लिया। डर खौफ को दिल से निकाल दिया और अल्लाह का नाम लेकर धाने में से सर जरा सा ऊपर करके शिगाफ में देखा। यहाँ पहाड़ी खोद कर एक गार सा बना दिया गया था। शिगाफ से 5-7 फुट के फासले पर एक बहुत बड़ी मशीन टाइप की गन नस्ब थी। गन की नाली चमक रही थी। नाली ज्यादा लंबी नहीं थी। दीवारों पर बल्ब की रोशनी में मुख्तलिफ डायल नजर आ रहे थे। एक फौजी जवान गन के ऊपर लगे हुए एक डायल को सफेद कपड़े से चमका रहा था। ब्रेन गन उसके कंधे से लटकी हुई थी। मेरी निगाह शिगाफ के सामने वाले धाने पर पड़ी तो मुझे मुजाहिद कासिम का सर दिखाई दिया। वो भी सर ऊपर किए फौजी को देख रहा था। यही भारतीय फौजी हाई कमान का वो खतरनाक तरीन हथियार यानी लेजर गन थी कि जिसके बलबूते पर भारत कराची पर हमला करने के मंसूबे तैयार कर चुका था। एक और फौजी दूसरी तरफ से आ गया। उसने पहले फौजी से शायद मराठी जबान में कोई मजाक किया, जिसके जवाब में पहले फौजी ने हंसकर उसे कोई जवाब दिया। मैंने धाने की दूसरी तरफ कासिम को देखा। उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। हम दोनों वहीं से नीचे होकर दुबक गए। अब हमें वापस जाना था। हमने टारगेट देख लिया था। हमारी सुराग रसानी का मिशन मुकम्मल हो चुका था। वापसी की मुहिम ज्यादा खतरनाक थी। आती दफा तो हम पहाड़ी पर पेट के बल रेंगते हुए आए थे, जाती दफा हम रेंग कर नहीं जा सकते थे। उतराई पर हमें बैठकर ही वापस जाना था। ये खतरनाक अमल था, लेकिन रास्ते की निशानदही चूंकि हम कर चुके थे, इस वजह से हमें थोड़ी सी सहूलत मयस्सर थी। लेकिन हमारी कमांडो तरबियत ने हमारा साथ दिया और अल्लाह ने हमारी मदद की और हम किसी न किसी तरह बड़ी गन पोस्ट की उतराई खैरियत से उतर गए। आगे रास्ता उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमें ढलान उतरते हुए 1 घंटा लग गया। हम मशीन गन के मोर्चों के करीब से भी खैरियत से निकल आए। कहीं हम पांव के बल बैठकर खरगोशों की तरह चलते, कहीं घुटनों के बल होकर लोमड़ियों की तरह चलते रहे। आखिर हम उस मकाम पर आ गए जहां गढ़ों में समंदर का गदला पानी भरा हुआ था और चढ़ाई उतराई तकरीबन खत्म हो गई थी। हम वाकई थक गए थे। वहां पहुंचकर हम एक दूसरे के करीब हो गए और बैठ गए। मुजाहिद कासिम ने आहिस्ता से या अल्लाह तेरा शुक्र है कहा और अंधेरे में मेरी तरफ देखा। मैं खामोश था। मेरा जहन इन तमाम नाजुक और हसास मकामात को महफूज कर रहा था जहां से हम 2 बार गुजर कर आए थे और जहां से एक बार हमें गुजर कर कमांडो ऑपरेशन करके दुश्मन की लेजर गन पोस्ट को तबाह करना था। कासिम आसपास फैले हुए अंधेरे में गौर से देखने लगा। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की, चलो। हम वहां से उठे और तेज तेज वापस चल पड़े। यहाँ भी अगरचे हम एक दूसरे के दरमियान 3-4 कदमों का फासला डालकर चल रहे थे, लेकिन हम खतरे के इलाके से निकल आए थे। हमें उस इलाके से निकलते हुए भी 1 घंटा लग गया था। जब हम उस दरख्त के पास आ गए जहाँ बैल की मूर्ति लगी हुई थी तो कासिम रुक गया और मुझे साथ लेकर दरख्त की दाएं जानिब से आगे निकल गया। 15-20 कदम चलने के बाद छोटी सी सड़क आ गई। हम वहाँ बैठ गए। कासिम ने कलाई वाली घड़ी को गौर से देखकर धीमी आवाज में कहा, रात के 3 बजने वाले हैं। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने तमाम हसास मकामात नोट कर लिए हैं ना? मैंने कहा, फिक्र न करो, एक एक तफसील मेरे जहन में महफूज हो चुकी है। मेरा ख्याल है हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। आ जाओ। कासिम उठ खड़ा हुआ और हम सड़क पार करके एक नशेब से उतरकर उस जगह पर आ गए जहां से दूर द्वारका शहर की रोशनियां हमें साफ नजर आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے